हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। पूर्वावलोकन की मतलब घटना चक्र की जो राज्य व्यवस्था की आती है बुक, उसको हम लोग एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। और उसमें से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे जो आर ओ ए आर ओ में आए हुए हैं और जो हमारे यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, जो यूपीएससी में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो कि ये जो सीरीज़ है ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, जो कि फरवरी में आर ओ ए आर ओ होने वाला है। और फिर उसके बाद यूपी पीसीएस प्री होगा, फिर मेंस होगा, तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये हम देख लेते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास ये दो तरीके से हुआ। पहला क्या हुआ, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश मतलब संसदीय अधिनियम, जो कि था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट चला था हमारा, तो वो 1773 से 1853 तक चला था। दूसरा क्या था, ब्रिटिश ताज के द्वारा जो पारित अधिनियम था वो 1858 से 1947 तक था। यानी कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ, जो संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, वो दो तरीकों या दो चरणों में हुआ। पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो हुआ, तो वो 1773 से लेकर के 1853 तक हुआ। दूसरा चरण ब्रिटिश ताज के शासनकाल में जो हुआ हमारा विकास मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो हुआ 1858 से लेकर के 1947 तक हुआ। तो यहाँ पे दिया है कंपनी के शासन हेतु अधिनियम। तो क्या था, पहला जो हमारा अधिनियम था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि पूछता है एग्जाम में कि किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब उससे पहले वो गवर्नर थे, जनरल नहीं थे, बस गवर्नर थे। फिर 1773 में उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो अभी आगे आएगा। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, किसके, बंगाल के। ठीक है, तो यहाँ पे है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 1773 के बाद क्या हुआ, 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ब्रिटिश काल में अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछा जाए तो वो हुआ था 1774 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है यहाँ पे, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया था। मतलब प्रतिबंधित क्या किया गया था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों से कोई भी उपहार गिफ्ट ये सब नहीं ले सकते। फिर आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या होता है कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछता है कि जो किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी पॉलिटिकल मुद्दे और जो बिजनेस वाले कॉमर्शियल मुद्दे हैं उसको अलग कर दिया गया है। किस एक्ट में, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसको पृथक कर दिया गया। इस एक्ट में निर्देशक मंडल में कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई थी। और इसमें राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था या गठन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए, उसको चलाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। किस एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया था। फिर आता है 1786 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कोई मतलब परिस्थिति आए, उसमें परिषद के निर्णय को निरस्त करने या लागू करने का अधिकार दिया गया था। तो 1786 का जो अधिनियम था उसमें दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिला था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। 1793 में का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए का खर्च देने का उपबंध किया गया था। मतलब दिया नहीं गया था, प्रावधान किया गया था कि मिलेगा। तो 1 लाख रुपया रिजर्व रखा जाएगा एजुकेशन के लिए। ये पूछता है कि किस एक्ट में किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया एजुकेशन के लिए रख दिया गया था, रिजर्व रख दिया गया था।
कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ व्यापार तथा चाय के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1800 मतलब ये चार्टर एक्ट जो 1813 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंपनी के साथ भारतीय व्यापार के एकाधिकार जो मोनोपोली था उसको समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1813 के एक्ट के तहत। बस किस पे मोनोपोली बनी रही कंपनी की? तो कंपनी की मोनोपोली भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के बाद किसके पे बनी रही? चाय के साथ, मतलब चीन के साथ जो चाय का व्यापार करते थे उस पे बस उनकी मोनोपोली बनी रही, यानी कि उनका एकाधिकार बना रहा। और सारी चीज़ों पे कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट से। तो ये हमें याद रखना है। फिर आता है नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1833। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो 1773 का एक्ट था उसमें हमारे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है 1833। 1833 में जो बंगाल के हमारे गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको इंडिया के गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे ये 1833 का है। इस चार्टर एक्ट द्वारा धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। मतलब कि ऐसा नहीं कि धर्म के आधार पे, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पे उसे सरकारी नौकरी पे नहीं रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया जाएगा, यानी कि जो देश की शासन प्रणाली है उसको क्या सेंट्रलाइज किया जाएगा। तो केंद्रीकरण किया जाएगा किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो एक क्वेश्चन बनता है 1773 में कि हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल पहले कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। और अब दूसरा बनता है जब 1833 में बनते हैं हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल, तो पहले इंडिया के गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले इंडिया के गवर्नर जनरल हैं। फिर आता है कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, मतलब जितने भी ज़्यादातर व्यापारिक जो कार्य थे सारे समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, यानी कि जितने व्यापारिक कार्य थे वो समाप्त कर दिए गए थे। अब उन्हें बस राजनीतिक कार्य यानी पॉलिटिकल वर्क ही करना था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया था, यानी कि कौन से एक्ट के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल है उनको पूरे भारत मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट इसके तहत दिया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त किया गया। चार्टर एक्ट 1863 द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कौन से कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल मुद्दे थे उसको सेपरेट कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। एक हमारे यहाँ पे 1853 का चार्टर एक्ट है, इसमें विधायी शक्तियों यानी कि जो लॉ शक्तियाँ हैं, लॉ की शक्तियाँ, और जो कार्यपालिका यानी कि लेजिस्लेशन की जो शक्तियाँ हैं उसको अलग कर दिया गया था। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जो आगे चलकर भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाने लगा। और सिविल सेवकों की भर्ती का चयन हेतु जो खुली प्रतियोगिता यानी कि एंट्रेंस का जो शुभारंभ किया गया था वो किस में किया गया था? चार्टर एक्ट 1853 में किया गया था। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापना की गई थी। 1774 में की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था? 1773। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, तो ये सही है। लेमिस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है, लेमिस्टर नहीं थे इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? यहाँ पे दिया हुआ है कि सर एलिजाइम पे सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई थी 1774 में उसके मुख्य न्यायाधीश थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो पहला दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये किस एक्ट के तहत की गई है। और दूसरा दिया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो जो हमें सबसे इजी लगेगा हम पहले उसको मिलाएंगे। तो देखिए कुछ नहीं आता तो बी मिलाइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये हमारा किसमें किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 जो है वो बी के साथ आएगा, यानी कि बी के साथ 1 यहाँ पे हम देखते हैं। तो बस लकीली यहाँ पे बी के साथ 1 एक ही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। फिर भी हमें पूरा देख लेना है कि तो दूसरा क्या है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी, ये किस में मतलब दिया गया था। तो ये चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था। तो ये सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 है यहाँ पे। और हमारा आता है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी, तो ये किस में हुई थी, ये हुई थी हमारा चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 में हुआ था, ये हम लोग पढ़े। और हमारा ए नियंत्रण परिषद की स्थापना जो की गई थी वो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इसमें भारत में अंग्रेजों ने शिक्षा की नींव डाली, तो किस किस एक्ट में शिक्षा की नींव डाली गई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट इसमें डाला गया था, हाँ 1813 का चार्टर एक्ट में ही 1 लाख रुपए जो है वो निकाला गया था, हमारे एजुकेशन के लिए रिजर्व फंड रखा गया था। दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी है हमारा। और फिर प्राच्यवाद या और आंग्लविद, यानी कि यहाँ पे क्या था, इसमें भी कुछ लोग जो थे प्राच्यवाद और आंग्लविद, प्राच्यवाद में क्या था कि लोग इसके फेवर में थे कि हम जो शिक्षा देंगे, जो प्रारंभिक शिक्षा देंगे वो प्राथमिक लैंग्वेज यानी कि प्राइमरी उसमें भाषा में देंगे, जो हिंदी जो बोल रहे हैं उनको हिंदी में देंगे, जो तमिल के हैं तमिल में देंगे, ऐसे जो संस्कृत में है संस्कृत में देंगे उनको। लेकिन आंग्लविद ये मानते थे कि हमें बच्चों को शुरू से ही, मतलब भारतीयों में स्टूडेंट को शुरू से ही इंग्लिश में एजुकेशन देना चाहिए और इंग्लिश में ही पूरा पढ़ाना चाहिए। तो ये मतभेद था पूरा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एजुकेशन का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी है जो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये कौन सा एक्ट था, ये था 1813 का चार्टर एक्ट। उस एक्ट में चाय का चीन के साथ व्यापार को छोड़ के और सारे मोनोपोली को हटा दिया गया था कंपनी पर से, ठीक है। ये हमारा यूपी आरओ मेंस 2017 में आया है। तो ये बहुत मतलब अभी जो यूपी पीसीएस हमारा आरओ होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो किस में एकाधिकार को समाप्त कर दिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार के लिए किए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को क्या कर दिया, सुदृढ़ कर दिया, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो ये गलत है। भारत का राजस्व ब्रिटिश नियंत्रण में इसमें नहीं आया था, 1858 ईस्वी में आया था। अब यहाँ पे दिया गया है कि देखिए 1858 ईस्वी में आयात के अधिनियम एक्ट में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री जो थे उनके अंडर आ गया था क्या, हमारा भारत का राजस्व व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, कि मतलब जो भारतवासी हैं वो भी प्रशासन में आ सकते हैं। तो ये था चार्टर एक्ट 1833 में उनको एंट्री दिया जाने लगा, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा पूरा। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखे जो कि हमारे यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरओ में आए हुए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 1773 का चार्टर एक्ट, मतलब पूरा ये जो पार्ट था, 1 मिनट में आपको समझा देती हूँ। ये अभी तक हम लोगों ने ये हिस्सा पढ़ा पूरा,
1773 से 1853 तक का जो ये हिस्सा था, ये हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ब्रिटिश ताज पढ़ेंगे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शासन प्रणाली है 1858 से 1947 तक, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो ब्रिटिश ताज जब आई यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो कौन कौन से अधिनियम पारित हुए, कौन कौन से एक्ट पारित हुए, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे है, ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। तो किस एक्ट के तहत भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया? तो वो आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत चला गया था। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछता है कि भारत के गवर्नर जनरल को कब भारत का वायसराय बनाया गया? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मतलब वायसराय ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक है, हम लोगों ने दो चीज पहले पढ़ा कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए। कब बनाए? 1773 में बनाए। कौन? वॉरेन हेस्टिंग बने। फिर उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। कब बनाया गया? ये हमारा बनाया गया 1813 में बनाया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 1858, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसमें हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है, अब पहले वायसराय कौन है इंडिया के? तो लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट या प्रथम वायसराय हैं इंडिया के। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद पर सृजित किया गया, यानी कि इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव पद पर सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पे संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। अब इसमें क्या 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया और भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ये भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस एक्ट के या इस अधिनियम के द्वारा हुआ क्या? इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। केंद्रीकरण कर दिया गया था। अब इसको क्या कर दिया गया? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें केंद्रीकरण किया गया था। बंगाल, मद्रास, इस सबको मिला करके मतलब बंबई, मद्रास, बंगाल, बंबई में मद्रास और बंगाल को मिला दिया गया था। अभी विकेंद्रीकरण किया गया, मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां मिल गई और इसका विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किया गया। किसमें हुआ? पुनः 1861 में हुआ। इसने वायसराय को आपातकाल के अध्यादेश जारी करने के लिए मतलब का अधिकार दे दिया था, यानी आपातकाल इमरजेंसी लागू करने के लिए वायसराय को क्या मिल गया? शक्ति मिल गया कि इमरजेंसी वो लागू कर सकते हैं, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। तो मतलब अगर एक बार वायसराय इमरजेंसी लागू कर देंगे, आपातकाल लागू कर देंगे, तो वो मैक्सिमम कितने दिन तक रहेगा? तो वो 6 माह तक रहेगा मैक्सिमम। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। तो ये वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट में, तो यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या दे दिया गया? वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए। इससे पहले बजट आता था लेकिन कोई भी उस पर डिस्कशन नहीं होता था, लेकिन अब जो है भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके बाद से बहस होने लगा, यानी कि बजट पे चर्चा होने लगी। और ये क्या है? अगर कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन 6 दिन पहले पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब कि है क्या कि देखिए, एक यहाँ पे है कि प्रश्न आप पूछ सकते हैं, 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। यानी कि जो प्रश्न आपने पूछा उसका जवाब दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट में है, जो सरकार में है, तो आप उससे क्वेश्चन आप रेज नहीं कर सकते हैं। पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते। और मतदान का अधिकार नहीं, यानी कि आप जो बजट पे वोटिंग राइट आपके पास नहीं है, आप वोट नहीं दे सकते हैं।
और दूसरा क्या है, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, मतलब कि लिमिटेड फ्रेंचाइजी था, बहुत ही कम लोग वोट देते थे। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना गया, यानी कि ये नया आया, दूसरा आया भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को किसमें विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, यानी कि ये जो हमारा है भारतीय परिषद अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार शामिल किया गया। प्रथम जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो प्रथम वायसराय थे कार्यकारी परिषद में। ठीक है, इस अधिनियम में केंद्रीय तथा विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों में विवेचना करने का तो था, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते थे, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, और वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, यानी कि मुस्लिमों के लिए यहाँ पे सीट को रिजर्व कर दिया गया। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में कर दिया गया। दूसरा है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको और भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली अपनाई गई। तो किस अधिनियम के द्वारा या एक्ट के द्वारा पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन प्रणाली अपनाई गई, यानी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा अपनाई गई। नेक्स्ट हमारा, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी लागू। 1909 में हमारा सीट किसके लिए रिजर्व किया गया? तो वो मुस्लिमों के लिए। अब यहाँ पे हमारा किसके किसके लिए किया गया 1919 में? तो सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय यानी कि बाइकैमरलिज्म व्यवस्था लाया गया, यानी द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली भी लागू हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है पेपर में। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। किसको? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आई, पहला की पॉइंट। दूसरा है प्रांतीय विषयों को, प्रांतीय यानी कि जो स्टेट के मुद्दे हैं उनको दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित क्या होता है? जो कि जिसमें केवल वायसराय ही अपना जजमेंट देंगे और वायसराय ही उसका करेंगे, मतलब उस पर जो भी निर्णय होगा वो वायसराय करेंगे। हस्तांतरित मतलब उस पर राज्य और वायसराय दोनों लोग मिल करके उसमें निर्णय ले आएंगे। तो ये चीज है, और ये है हमारा द्वैत शासन प्रणाली। किस में आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया। नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, यानी फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लाया गया। यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, 1919 में हमारा जो द्वैत शासन प्रणाली आया था वो प्रांतों के लेवल पे आया था, प्रांत मतलब स्टेट में आया था। लेकिन इस 1935 में क्या कर दिया गया? प्रांतों के लेवल पे द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विचार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया।
और तथा 2 नए सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, नए प्रांत सिंध और उड़ीसा बने। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है फिर इसके बाद 1947, जो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसमें वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया। तो वायसराय पद को कब समाप्त किया गया? 1947 में, अगस्त 1947 में समाप्त कर दिया गया। दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि में भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इससे ये टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। पहला हमारा है, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 7 हो गई थी? नहीं, 7 नहीं हुई थी, तो ये गलत है। विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। तो ये हमारा सही है कि 6 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 12 थे। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो ये भी सही है। प्रांत और केंद्र में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो हमारा ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? देखना, विचार करना है। पहला क्या है? 20 जून 1892 को यह लागू हुआ। दूसरा है 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। और तीसरा हमारा है सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, तो ये गलत है हमारा। और 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्य की संख्या 5 थी, तो ये भी हमारा 24 सदस्य में गैर सरकारी सदस्य की संख्या 5 नहीं थी, वो 10 थी। मतलब इसमें 5 से 10 से लेकर के था, जैसे यहाँ पे है न्यूनतम 10 था और उसको अधिकतम 16 कर दिया गया था, तो ये भी हमारा गलत होता है। इसमें ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया है, इस वजह से इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था। एग्जाम मतलब जब आयोग ने ही ड्रॉप कर दिया था, तो इसको हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो किस पे डिस्कशन होने लगा बजट में? तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें बजट पे क्या होने लगा? डिस्कशन होने लगा था। लेकिन देखिए, प्रश्न पूछते थे लोग, प्रश्न पूछने से पहले 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ता था इसी एक्ट के तहत, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। यानी कि जो आपने प्रश्न पूछा है 6 दिन पहले नोटिस देके, अब वो गवर्नमेंट में जो है वो क्या करेंगे? आपका जवाब देंगे, तो आप उस पर कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो ये अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो किस भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892? तो नहीं, इसमें नहीं किया गया था। माल्य मिंटो सुधार 1909 के में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1909 का अधिनियम संबंधित था। तो 1909 का जो अधिनियम था ये हमारा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू होने से संबंधित था। इसी में 1909 में मुस्लिम को, जो मुस्लिम लीग है या मुस्लिम को सीट रिजर्व कर दिया गया था मताधिकार के लिए, यानी कि फ्रेंचाइजी के लिए, वोट देने के लिए। फिर 1919 में सिखों को और एंग्लो इंडियन और महिलाओं को इनको अधिकार दे दिया गया था। तो ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय यानी कि फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये किस में किया गया था? ये इसमें नहीं दिया हुआ है। 1861, 1909, 1919 नहीं, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था। स्थापना जो हुआ था इसका 1 अक्टूबर 1937 में हुआ था। और ये किस एक्ट के तहत हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ? तो किस वर्ष स्थापित हुआ ये पूछा है, किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ ये नहीं पूछा है। तो हमें ऑप्शन में यहाँ पे देना है 1937 में स्थापित हुआ। अब पूछता किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो द्वैत शासन प्रणाली हमारा आया था किस अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमारा आया था। अब हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था द्वैत शासन प्रणाली, वो हमारा प्रांतों के लेवल पे था, यानी कि प्रांतीय पे था, स्टेट लेवल पे था। लेकिन जब 1935 आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें हमारा प्रांतीय लेवल से हटा करके केंद्रीय लेवल पे द्वैत शासन प्रणाली को कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। तो द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, तो ये सही है। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, तो ये 1919 में नहीं था, ये 1909 में किया गया था। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। तीसरा जो है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, तो ये सही है हमारा, तो 1 और 3 सही है ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य और ट्रांसफर्ड विषयों में, मतलब कि देखिए आरक्षित दो था ना, आरक्षित यानी जो रिजर्व थे और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसमें उसके अंतर्गत बांटे गए थे। तो क्या कौन कौन से सब्जेक्ट वायसराय ही जजमेंट देते थे, मतलब उनके हाथों में था, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो था वो स्टेट और वायसराय दोनों से, मतलब दोनों लोग आपस में बात करके करते थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्याय प्रशासन है, दूसरा स्थानीय प्रशासन है, तीसरा पुलिस है, मतलब भू राजस्व है, और चौथा पुलिस है। तो इसमें कौन कौन से मुद्दे जो थे वो सरकार के आरक्षित और इसमें रिजर्व और ट्रांसफर दोनों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो यहाँ पे पहला न्याय प्रशासन और हमारा ये स्थानीय स्वशासन नहीं था, भू राजस्व था और उसके बाद पुलिस था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। तो किस एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय विधान परिषद प्रथम बार द्विसदनीय बनी थी। तो द्विसदनीय पहली बार कब बना था, तो 1919 में बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधा है। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। तो यहाँ पे महिलाओं को दिया गया था, नहीं दिया गया था, 1935 में आया तो सभी महिलाओं को नहीं दिया गया था, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर प्रावधान किया गया, तो ये सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए था, मतलब सभी के लिए यह नहीं था, सभी के लिए वयस्क मताधिकार यानी कि फ्रेंचाइजी नहीं था। और 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में जो आरक्षित सीट था, मतलब सीटों को आरक्षित कर दिया गया था इनके लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और श्रमिकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, तो ये हमारा सही है। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था, तो ये भी हमारा सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो कौन सा निर्वाचन यानी कौन सा इलेक्शन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ। तो ये हमारा हुआ था 1926 का जो हुआ था, और हमारा कौन सा हुआ था, और हमारा 1945 का हुआ था। तो यानी ए और सी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में हुआ था। तो अभी हम लोगों ने देखा 1945 में ये हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान किया गया था, मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस एक्ट में प्रदान की गई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत मतलब लाया गया था? तो ये कौन सा एक्ट था? तो 1935 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में मतलब किस उसमें था, किस एक्ट में था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन? तो किस एक्ट में था ये था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है, मतलब जो ये विशेषताएं दी हैं इसमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषता नहीं है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहला हमारा ऑप्शन है ये है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान मतलब किया गया था, तो हाँ ये था। और बी क्या है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए, तो ये गलत है, प्रांतीय नहीं केंद्र में था। और यह प्रांतीय स्वायत्त के सूत्रपात का संकेत करता था, तो ये भी सही है। तो यानी कौन सा ऑप्शन हमारा नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, तो किस एक्ट के तहत लागू किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किस एक्ट के तहत? ये बहुत बार पूछ रहा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, वही रिपीट कर दिया है, तो इसका ऑप्शन सेम ही है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई? तो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? तो वो थी भारत संघ, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया था। क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्यों था? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट है ये, निम्नलिखित में से अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो किस अधिनियम यानी किस एक्ट के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक का पॉलिटी का लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसे ही इसका टॉपिक वाइज लेके आती रहूंगी और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।